तो चलिए अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ अब दो खास मेहमान रहेंगे और मैं अपने मेहमानों का परिचय करा दूं जिन्हें मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा। बजरंगी प्रसाद यादव जी हैं, बीजेपी किसान मोर्चे के राष्ट्रीय मंत्री हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बजरंगी जी की बात करें तो वो दिव्यांग बच्चे बुजुर्गों के लिए एक एनजीओ का काम करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और सबसे बड़ी बात है कि वो पेड़ पौधे यानी पर्यावरण के लिए बहुत काम कर रहे हैं, क्योंकि वो भारत की जो हवा है उसको शुद्ध करने में लगे हुए हैं। और अगले मेहमान मैं आपको बता दूं, वकील हैं पेशे से, ऐश्वर्या मौसम चौधरी जी नर सेवा नारायण सेवा चलाते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सर की बात करें तो सर देखिए एक पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़े हैं, तो आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। बजरंगी जी पहले आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप बीजेपी से जो रूरल पार्टी है इंडिया की उससे आप जुड़े हुए हैं और किसान मोर्चे से जुड़े हुए हैं, ये जर्नी कैसे शुरू हुई, पॉलिटिकल पार्टी में कैसे आए, क्या पारिवारिक बैकग्राउंड आपकी ऐसी रही, और साथ ही साथ आप सामाजिक कार्यों में भी बहुत दिलचस्पी लेते हैं? सबसे पहले भारत माता की जय। नमस्ते लंदन और जी मीडिया के तमाम मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप लोगों ने इस तरह का मंच पर आने का और लंदन आने का एक मौका दिया। सबसे पहले अपनी जर्नी के बारे में संक्षिप्त में बताना चाहते हैं कि हम एक किसान परिवार से, एक एकदम निम्न स्तर के किसान परिवार से आते हैं। हमारे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी रहे, एक छोटे किसान रहे और वहाँ से हम लोग गांव के स्कूल में पढ़ते थे। और उस समय हमारी एक ही बहन थी, उसकी शादी के समय हमने देखा, बहुत सारी कठिनाई देखे, संघर्ष किया, लेकिन उस समय शादी के समय उसमें दहेज प्रथा बहुत ज़्यादा चल रहा था और एक साधारण किसान परिवार के होने के नाते बहन की शादी करने में काफ़ी कठिनाई हुई। जो ज़मीन थोड़ा बहुत भी था वो ज़मीन भी बंधक रख के शादी करना पड़ा। तो उस कष्ट को देखे हैं, बहुत सारी गरीबी को देखे हैं। उस समय छुआछूत की जो प्रथा थी वो भी चल रही थी। ये सब देखकर कॉलेज लाइफ में जब हम स्कूल और कॉलेज लाइफ में आए, काफ़ी छात्र राजनीति से, विद्यार्थी परिषद के राजनीति से शुरुआत किया और संघर्ष करते हुए राजनीति में आया। और इस दौरान हमने देखा कि जो किसान हैं, खास करके जो मजदूर हैं, जो वहाँ के ट्राइबल एरिया, हम जहाँ झारखंड से आते हैं, साहिबगंज जिला है, जहाँ 80% उस इलाका में ट्राइबल लोग रहते हैं, आदिवासी, आदिम जनजाति, पहाड़िया जाति के लोग रहते हैं। उनके कठिनाई को देखा तो ये सब देखकर हमने तय किया कि नहीं, इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन जैसे ही हमारी जब शादी हुई, उस समय शादी भी, चूँकि राजनीति करने वाले लोगों से कोई शादी भी नहीं करना चाहता है, लेकिन जैसे हमारी शादी हुई, मेरी शादी के बाद, नहीं कहता है कि किसी की सफलता के पीछे किसी का हाथ होता है, उसमें निश्चित तौर पर हमारी शादी के बाद, मेरी धर्मपत्नी के आने के बाद मेरे जीवन में काफ़ी परिवर्तन आया। और उसका एक सुझाव था कि आप आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ काम करें। राजनीति कोई पेशा नहीं है, एक सेवा है, समाज सेवा है। लेकिन आप राजनीति करते हैं, करें, आप उस सेवा करें, समाज सेवा करें, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ रोजगार करना चाहिए। और निश्चित तौर पर उसके बाद से हमने माइनिंग सेक्टर में, स्टोन माइनिंग में सेक्टर में, वहाँ चूँकि माइनिंग का बहुत ज़्यादा झारखंड में है, उस स्थिति में माइनिंग सेक्टर में हमने काम किया और निश्चित पर से उससे 2 पैसा जो कमाया समाज सेवा में, वैसे निर्धन लड़कियों का शादी, चाहे वो किसी वर्ग की हो, किसी धर्म की हो, सभी का हम निःशुल्क शादी, सामूहिक विवाह कराते हैं। साथ ही साथ आदिम जनजाति जो पहाड़िया जाति है जी, उसको उसकी सेवा के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाते हैं, कार्यक्रम चलाते हैं जो सेवा के लिए, या जो दिव्यांग बच्चे हैं हमारे यहाँ, या वृद्धाश्रम है, वैसे बच्चों को स्कूल है हमारे यहाँ, उसको भी हम कई सम्मानित करते हैं। उसकी शिक्षा में या उसके रहन सहन में जो खर्च होता है उसको भी वहन करते हैं। या हम कहें कि धर्म के क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में काफ़ी वहाँ बहुत तरह के, जैसे कि बहुत तरह की बात है, उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन धर्म के मामले में बाबुल गान होता है। हमारे यहाँ कई कल्चर है, बंगाल का कल्चर भी पड़ता है, एक ट्राइबल लोग हैं उसका अलग कल्चर है, और सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के लोग हैं उसके अलग कल्चर है। तो कई धार्मिक कार्यों में भी हमने भाग लिया और उसमें हम प्रोत्साहित करते हैं, लोगों का सेवा करते हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि ऐसा कोई दिन नहीं है हमारे यहाँ साधु संत नहीं आते हों और मेरे यहाँ उनका प्रसाद उनको नहीं दिया जाता हो, दक्षिणा नहीं दिया जाता हो, ऐसा नहीं होगा। चले, ऐश्वर्या मौसम चौधरी जी,
क्योंकि आप नर सेवा नारायण सेवा चलाते हैं। आप जो बेजुबान जानवर हैं उनकी मदद करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। इसके अलावा कोरोना काल में भी आपका मैं देख रहा था प्रोफाइल, वहाँ भी आपने बहुत मेहनत की, बहुत सारी वीडियोस भी मैंने आपने देखी। कैसे समाज के प्रति जो समाज सेवा का जो आइडिया था वो कैसे आया आपके दिमाग में, और कैसे और लोगों की मदद करते हैं आप? परिस्थितियाँ और समाज के प्रति जिम्मेदारियाँ। परिस्थितियाँ हुई जब हम वकालत करते थे, तो हमारे पिताजी भी वकील हैं और सीनियर एडवोकेट हैं, मेरा छोटा भाई भी एडवोकेट है। तो वकालत करते टाइम समाज की कई परेशानियाँ मेरे सामने आती थी। उस वक्त मैं सोचता था किस तरीके से हम समाज की मदद करें। लीगली हम लोग उनकी मदद करते थे। हल्के हल्के मेरा राजनीतिक बैकग्राउंड भी है। 2014 तो फीस कम में लेते हैं या ज़्यादा लेते हैं? फीस कम लेते हैं या ज़्यादा लेते हैं? मैं क्योंकि वकील कभी मोटी भी- फीस ले लेते हैं मेरे क्लाइंट से। जीवन के ऐसे किस्से हैं हाँ। कि एक बहन मेरे पास आई और उसने 10-10 रुपये इकट्ठे कर रखे थे और 500 रुपये लाई, उसने मेरे आगे फ़ीस रखी और बोली कि मेरा केस कोई भी नहीं ले रहा है बिजनौर में और मैं चाहती हूँ आप मेरे एडवोकेट हों। क्योंकि उसके साथ जो टॉर्चर हुआ था वो एक एडवोकेट के लड़के ने ही किया था। तो बात होती है तो कई लोगों की उसमें दखलंदाजियाँ हो गई। तो मैंने जब उसका केस लड़ा और उसकी मदद करी, वो आज भी मेरे हाथ पे राखी बांधती है। और मेरा जब बुरा वक्त था, उस वक्त मेरी कोई सगी बहन नहीं है, बट तहरी चचेरी बहनें हैं, वो उनमें से कोई नहीं आई और उसने इस हाथ पे राखी उस बुरे वक्त में भी बांधनी नहीं छोड़ी। और ये वो बहुत आज बढ़िया। तक मेरे जोरदार हाथ पे तालियां। देखिए ऐसे लोगों की कहानी होती है ना, वो दूसरे लोगों को, मैं कह रहा हूँ बार बार, कि वो संदेश देती है। और हमारा मकसद यही है कि इस मंच पर वो कहानी यहाँ शेयर करें और वो हमारे जरिए लोगों तक पहुँचे। जी। और जब मैंने उसकी मदद करी, वो MSc टॉपर थी, उसने मुझसे सलाह लेनी शुरू करी एक भाई की तरह। आज मुझे बड़ी प्रशंसा है, खुशी मिलती है इस बात की कि आज वो एक रेवेन्यू इंस्पेक्टर है जी। और वो एक नगर निगम में जॉब करती है। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता मिलती है जब भी मैं उसे देखता हूँ। तो मुझे नर सेवा नारायण सेवा का जो एक अंदर से एक संकल्प लिया हम लोगों ने, अंदर से एक भावना जागी, तो उसमें परिस्थितियाँ भी थी और समाज के प्रति जिम्मेदारी थी। 2014 में मेरे फादर का लोकसभा का MP का टिकट हुआ। तो उस वक्त उनका MP का टिकट संगठन ने, नॉमिनेशन भी फाइल हो गया था, भाजपा के से सिंबल मिला था। 2014 में एक बहुत बड़ी वेव थी। सिंबल मिलने के बाद, नॉमिनेशन दाखिल करने के बाद, किन्हीं कारण से पार्टी ने उनका सिंबल बदल कर मतलब टिकट काट के वहाँ पर नए कैंडिडेट को दे दिया, राजा भारतीन सिंह को। तो मेरे फादर ने तभी एक बात कही थी कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 100 टिकट कुर्बान, और उन्होंने प्रेस करी। तब समाज की एक जिम्मेदारियों का और बोझ आ गया, क्योंकि एक राजनीति परिवेश है, उसमें लोगों की अपेक्षाएं आपसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो नर सेवा नारायण सेवा का संकल्प उन परिस्थितियों के बाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। हम लोगों ने राजनीति में जैसी परिवेश किया तो लगातार काम करते रहे। 2017 में एक कम्युनल वायलेंस हुआ। उस कम्युनल वायलेंस में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने एक कॉन्कॉक्टेड स्टोरी बनाकर, एक फॉल्स फैक्ट्स क्रिएट कर कर मुझे जेल में डाल दिया और मैंने 3 साल जेल काटी। तब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्धमान कॉलेज में 2017 में एक रैली हुई, मेरी पत्नी सुचि चौधरी को टिकट मिला और उन्होंने मंच से कहा कि मुझे मालूम है मेरे कार्यकर्ता जो बेगुनाह हैं, उन्हें जो प्रताड़ना दी गई हैं, उन सब प्रताड़नाओं को हमने देख लिया है, समझ लिया है और वो लोग ज़्यादा दिन उन्हें जेल में नहीं रख पाएंगे। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा, उस मंच से कहा। और 2017 में बहुत बड़े मार्जिन के साथ मेरी पत्नी विधायक बनी। नर सेवा नारायण सेवा का संकल्प अब और ज़्यादा बढ़ जाता है आगे, क्योंकि जिम्मेदारी पहले फादर के प्रति थी, फिर पत्नी के प्रति हुई। तब कोरोना काल आया। कोरोना काल में समाज की अपेक्षाएं ज़्यादा बढ़ गईं। पहले एक पुत्र के तरह समाज की सेवा कर रहे थे, फिर एक पति की तरह नर सेवा नारायण सेवा में लग गए। चौधरी साहब, एक बहुत बड़ा सवाल ये होता है, मैं देखता हूँ अमूमन जितने भी मैं पॉलिटिकल लोगों से मिलता हूँ, वो पहले ऐसे ही करते हैं, पहले NGO बनाएंगे, फिर NGO से सीधे सीधे धीरे धीरे समाज सेवा की बात करेंगे और फिर राजनीति में एंट्री कर जाएंगे। तो एक मोर्चे पे तो भाभी जी लड़ रही हैं, वो तो हैं ही विधायक, तो आप भी कोई तैयारी कुछ कर रहे हैं क्या भविष्य के लिए? फिर मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ, हमारा कोई NGO नहीं है और नर सेवा नारायण सेवा का संकल्प ये 2008 से था। और नर सेवा नारायण सेवा का मतलब
आप धर्म के आधार पर देखेंगे, सनातन धर्म के आधार पर देखेंगे तो सनातन धर्म शाश्वत धर्म है। उसमें ये सिखाया जाता है कि आप दूसरों की मदद करें। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के वचनों को अगर मैं आत्मसात करता हूँ तो उसमें पंक्ति में खड़े आखिर व्यक्ति तक हमें मदद करनी है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के अगर मार्गदर्शन लेता हूँ जीवन से, तो वहाँ पर भी यही बात आती है कि आप उन पैटर्न पे काम कीजिए जिससे गरीब लोगों की मदद हो। तो 2014 में राजनीतिक बैकग्राउंड फादर से है। फिर उसके बाद जब पार्टी ने ये देखा कि इस बेगुनाह को जेल में डाला गया, तब मेरी पत्नी को टिकट दिया और वो बहुत बड़े मार्जिन से विधायक बनी 2017 में भी और 2022 में भी। और हमने उस नर सेवा नारायण सेवा के संकल्प को, जो काम मिलते हैं पार्टी से उन्हें भी करा और जो उनकी विधायक निधि से काम होते हैं वो भी करे। और उससे अलग हम लोगों ने समाज को एक संदेश दिया कि किस प्रकार राजनीतिक जीवन में कार्य होने चाहिए। कोरोना काल में 10,000 से अधिक लोगों को किटें बांटी गई, हर घर पे 1-1 लीटर की सैनिटाइजर की बोतल दी गई। लंपी में जो छूटा गौवंश है, जहाँ पर गौ माता के नारे लगाए जाते थे, जो राजस्थान से बीमारी चली और उत्तर प्रदेश तक पहुँची, तो उत्तर प्रदेश का पहला लंपी केयर सेंटर बिजनौर विधानसभा में स्थापित किया गया। और वहाँ पर 10,000 किसानों की जो गाय थी, गौवंश थी, उन्हें दवाइयाँ दी गई और छुट्टा गौवंश को एक क्वारंटाइन रखकर वहाँ पर इलाज किया गया। और मेरी ही विधानसभा बिजनौर में, जहाँ से मेरी पत्नी विधायक आती हैं, वहाँ के 27 मजदूर जो कि लेह लद्दाख से कारगिल से ऊपर पदूम सिटी में फंस गए थे, और मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात की कि ऐसे ऐसे ये लोग फंसे हुए हैं, इन्हें निकालना चाहिए। तो उन्होंने कहा आई हैव टू टेक टाइम, आई हैव नीड टाइम। तो उन्होंने कहा मैं बात कर रहा हूँ अभी। मैंने कहा वहाँ पर -डिग्री टेम्परेचर है, वहाँ कोई ऑक्सीजन नहीं है, हमें उन्हें तुरंत निकालना होगा। और उनके रोते बिलखते परिवार जब सीधे आके मिलते हैं, और अपेक्षा उससे होती है जो काम करता है, जिससे उम्मीद होती है कि हाँ ये जल्दी सॉल्व करेगा, तो लोग उससे ज़्यादा अपेक्षा रखते हैं। क्योंकि मेरे उस क्षेत्र में MP भी है, जिला पंचायत अध्यक्ष भी है, जिला अध्यक्ष भी हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं लोगों की अपेक्षा ये थी कि ये कर सकता है। तो उस अपेक्षा को मैंने पूरा करते हुए 72 घंटे में वो 27 मजदूर एयरलिफ्ट करे, और एयरलिफ्ट करके हम उन्हें बिजनौर में लाए। और ऐसी और तमाम चीज़ें थीं। मैंने कहा आपसे कि जिम्मेदारियाँ किसके प्रति, पहले पिता के प्रति हुई, अब पत्नी के प्रति हुई, कि उनके राजनीतिक जो जीवन है उसमें उन जिम्मेदारियों का निर्वहन सामाजिक स्तर पे भी किया जाए, और इसको नर सेवा नारायण सेवा के सिद्धांत पे किया जाए, जिससे तीनों चीज़ें आत्मसात हों कि आपका धर्म भी, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा भी, और हमारे शीर्ष नेतृत्व मोदी और योगी जी की विचारधारा को हम साक्षात आत्मसात करें। मैं क्योंकि देखिए मेरे पास वक्त की कमी है, मैं एक सवाल बजरंगी जी आपसे छोटा सा संक्षेप में जवाब, और एक आखिरी आपसे। बजरंगी जी, जी मीडिया ग्लोबल इनोवेशन ये एंड लीडरशिप समिट कैसे देखते हैं इसको, और भविष्य की रणनीति क्या आपकी, संक्षेप में जवाब दीजिएगा। देखिए, ये निश्चित तौर पर एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जी मीडिया आज लंदन में एक सोशल एक्टिविटी के लोग हों या छोटे उद्योगपति हों, उन लोगों को लाकर आपने इस मंच पर एक बहस के लिए, और अच्छे यहाँ के जो व्यावसायिक लोग हैं जो भारत से जुड़ के काम करना चाहते हैं, उन लोगों को साथ इकट्ठा एक मंच पर लाए। निश्चित तौर पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। साथ ही साथ एक चीज़ कहना चाहेंगे, चूँकि कोरोना काल में जिस तरह से हमारा ट्राइबल क्षेत्र था, वहाँ पर जिस तरह से माननीय मोदी जी के आह्वान पर हो, कोरोना काल में लोगों का सेवा करने की बात हो, या उनका आह्वान था वृक्षारोपण के लिए, पोल्यूशन को लेकर आज जो हम पूरे विश्व स्तर पर इस पर काफ़ी चिंतित हैं, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का जो अभियान था कि एक घर एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान चलाने का था, और निश्चित तौर पर उस अभियान में हमने वहाँ लाखों पेड़ लगवाए। हर घर हरियाली, हर घर खुशहाली का नारा देकर तो हमने पेड़। आप बिहार झारखंड में लगवा रहे हैं? झारखंड में। अभी दिल्ली में भी लगवा दीजिए, नहीं, उसकी हवा भी जो साफ हो जाएगी। जी जी जी, चलिए उस अभियान में निश्चित तौर पर बहुत तरह आप अंतर देखे होंगे कि पहले और अभी की सरकार जो है वहाँ दिल्ली में वो हो रहा है। साथ ही साथ जी जो माननीय प्रधानमंत्री जी एक अभियान चलाए थे, जैसा पूर्व वक्ता बता रहे थे कि जो टीबी के पेशेंट है उसको गोद लेने की माननीय प्रधानमंत्री ने आम लोगों से किया था, तो उसमें हम लोगों ने वहाँ पर गोद लिया था और 186 बच्चों को
ये 86 पेशेंट को जो टीबी के पेशेंट थे उसको 6 महीना तक उसको पौष्टिक आहार देना था, उसको भोजन देना था, वो देने का काम किया। इस तरह का हम लोग सेवा बराबर करते रहते हैं। चलिए सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर। संक्षेप में जो हम इवेंट को लेकर मैं आपसे मैं चाहूँगा जी मीडिया का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि जी मीडिया ने ग्लोबल इनोवेशन एंड लीडरशिप समिट जो यहाँ की रही है लंदन में, भारत के और यूके के संबंधों को पूरे विश्व में दिखाया है किस तरीके से वो मजबूत हो रहे हैं। आपने पूरे देश के सभी राज्य से हर क्षेत्र में जिन्होंने कहीं ना कहीं क्रांतिकारी काम किए हैं, समाज सेवा की है और अपने अपने फील्ड में उन्होंने मजबूती हासिल करके देश को मजबूत करने का काम किया है, माँ भारती को नमन करने का काम किया है। ऐसे इस चैनल को मैं सत बार नमन करता हूँ इस पुण्य काम के लिए। और मैं ये भी आपसे अपेक्षा रखता हूँ कि भविष्य में आप ऐसे कार्यक्रम जारी रखेंगे और यंगस्टर्स को आप एक नई अपॉर्चुनिटी देंगे। आप यंगस्टर्स को एनकरेज करने के लिए इन कार्यक्रमों का लगातार जारी रखेंगे और माँ भारती की सेवा के लिए आपको बहुत बहुत चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी तरफ से भी, जी मीडिया परिवार की तरफ से भी आपके भविष्य को लेकर शुभकामनाएं। जो आप काम कर रहे हैं, जो आप अपना एक सपना लेकर चल रहे हैं, और जो तमाम मेहमान यहाँ आए, मैं तो सभी के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारा मकसद यही था कि आपकी जो कहानियाँ हैं वो लोगों तक पहुँचे कि आपने कैसी सफलता हासिल की, और फिर वो सफलता उन लोगों तक पहुँचे और वो उनके लिए एक प्रेरणा बने। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच आपका। थैंक यू सो मच।